अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हमारी जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। जनरल एप्टीट्यूड में हम अपना लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में भी हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक टाइप होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, एक होता है हमारा पजल्स का और एक होता है ब्लड रिलेशन का। तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट के, एंड देन हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। Okay, good morning everyone. Good morning. Yes everyone. Okay, so जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड जो ये टॉपिक है ये हमेशा से स्कोरिंग रहा है और स्कोरिंग के साथ साथ आपकी जो रैंक होती है उसको बूस्ट अप करता है। ओके, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सौम्याजीत, श्रुति, मोनालिसा, आराधना, संग्राम, सौरभ, हरे कृष्णा सौरभ एंड भारती नागपाल। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, सो चलो जल्दी से आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपना कल का भी हमें अपना टॉपिक जो कल के क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस करने हैं। ओके, यस, गुड मॉर्निंग शिवांगी, सूरज, विकास, हेमालता, रंजना, वाकिल, संग्राम, जयश्री, नीलेश। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो चलो जल्दी से ये जो लिंक है वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो और ये शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। ओके एवरीवन, सो चलो देखो, जनरल एप्टीट्यूड में जो हमारे अब टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां कोई थ्योरी नहीं होती है, कुछ भी फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, कुछ भी मैथ्स नहीं होता है, कि आप इजीली यहां से अपने मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो हर साल आपके 3 या 4 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर आप अच्छे से अपना माइंड को यूज करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। क्या होता है एग्जाम में हम बहुत प्रेशर में रहते हैं और उससे पहले अगर हमने जनरल एप्टीट्यूड को देखा ही नहीं होता है तो हमारा मन ही नहीं करता। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमने कुछ पहले से यस यस एवरीवन, अभी देखो अभी आवाज आ रही है सभी को? वेट एवरीवन, अब देखिए अब आवाज आ रही है सभी को? यस, शायद आप सबको आवाज आ रही होगी। बताइए जल्दी से, अब आवाज आ रही है सभी को? यस, ओके, चलो ठीक है। तो कोई भी हम आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना चाहते हैं और आप सीएसआर नेट
चाहिए अभी आप ही नहीं, मैं कर दूंगा आपको। स्टार्ट हो चुका है। बंद कर। हेलो एवरीवन, देखो अब आवाज आ रही है। ओके चलो, अब आवाज आ रही होगी शायद। यस एवरीवन, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि अभी आवाज आ रही है और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके तो आज हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के। ओके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व। चलो थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, कोई नहीं, हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ओके और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये कल भी हमने अपना क्वेश्चन किया था। 5 persons P, Q, R, S and T are standing in a queue. There are 2 persons sitting S and T. Q is standing in front of T. R is at the end of the queue. P is standing immediately behind S, who is the standing at the middle of the queue. काफी स्टूडेंट्स को कल लैग प्रॉब्लम, बफरिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हमने कल स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चंस किए थे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो लाइक करो वीडियो को। जयश्री आप और सभी को देखो, मेरे मोबाइल में भी वीडियो आ रही है। देखो वीडियो तो आ रही है और आवाज भी आ रही है अभी तो शायद। ओके तो अभी तो आप अपना एक बार नेटवर्क देखो कि आपके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। यस चलो देखो, यहाँ पर मैं इन क्वेश्चंस के लिए टाइम ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि हमने कल ये डिस्कस किए थे। फर्स्ट क्या है, देयर आर 2 persons बिटवीन S एंड T। तो यहाँ पर हमारा केस 1 होगा। केस 1 विल बी कि S सबसे ऊपर है और T हमारा लास्ट में है। केस 2 विल बी, क्योंकि S और T के बारे में नहीं बताया गया है कि S और T कौन स्टार्टिंग में है और कौन एंड में है, तो हमारा T यहाँ पर है और इस केस में S यहाँ पर है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से मेरे केसेस बने। देन सेकेंड क्या है, Q इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ T, कि जो हमारा Q है वो T के आगे खड़ा है, मतलब यहां से हमारा Q यहाँ आएगा और यहाँ पर यहाँ आएगा। देन R इज एट द एंड ऑफ द क्यू। अब बोल रहे हैं कि जो R है वो सबसे एंड में है हमारा, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रहा है फैक्ट में कि हमारे पास 5 लोग हैं और अगर मैं इस केस को लेती हूं तो 2 प्लेसेस मेरे पास यहाँ भी बाकी हैं, तो एक प्लेस मेरा क्या रह रहा है, यहाँ पर वैकेंट रह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि आपका S और D के बीच में 2 लोग हैं, बट यहाँ पर मेरा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं P वाली, पर फिर भी आपका एक प्लेस खाली रह जाएगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट देयर आर 2 persons बिटवीन S एंड T। तो ये हमारा ऑप्शन केस हमने कंसिडर ही नहीं करेंगे। कौन सा केस कंसिडर करेंगे, ये वाला। अब क्या बोल रहे हैं, P इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिहाइंड S, कि S के पीछे एकदम P खड़ा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ से सीक्वेंस बन गया। क्या सीक्वेंस बना है, S, P, Q, T एंड R। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मिडल ऑफ द क्यू में कौन है, तो मिडल बता दो कौन है, ये Q है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था बट काफी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं फिर से डिस्कस कर रही हूं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। यहां पर क्या था क्वेश्चन में, इन अ 4 consecutive day schedule 4 pilots flew flights each on a different day. Mr. A was scheduled to work on Monday. हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये मिस्टर A है ये मंडे को काम करता है ओरिजिनली, ठीक है, बट ही ट्रेडेड विद मिस बी, उसने ट्रेड कर लिया, मतलब मिस बी के साथ बातचीत करी कि तुम मेरी जगह चले जाओ, मैं तुम्हारी जगह चली जाऊंगी। यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक्सचेंज करना, कि तुम मंडे को चले जाओ और मैं उस जिस दिन बी जा रहा है उस दिन चली जाऊंगी। तो यहाँ पर जो मिस बी है वो कब करता है ओरिजिनली काम, वेडनेसडे को। ठीक है, अब इन दोनों ने आपस में क्या कर ली है, ट्रेडिंग कर ली है, तो ये मिस्टर ए अब आप कब जाएगा, ये हमारा जाएगा वेडनेसडे को
एंड ये जो हमारा मिस बी है ये जाएगा हमारा मंडे को। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस सी ट्रेडेड विद मिस्टर डी, जो हमारा मिस्टर सी है और मिस्टर डी है, उन्होंने आपस में ट्रेडिंग कर ली और वो अब अपने डेज एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया है। जब आपको बट वर्ड यूज हो, एंड वर्ड यूज हो, तो हमारा जो आगे का स्टेटमेंट है वो बोला जाएगा फर्स्ट नेम के लिए। बट अगर यहाँ पर हु दे दिया जाता है, कॉमा के बाद हु दे दिया जाता है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है, मिस्टर डी के लिए है। तो मिस्टर डी हमारा ओरिजिनली कब स्केड्यूल्ड था वर्क करने के लिए, थर्सडे को। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो मिस्टर डी है उसका ओरिजिनल डे क्या है काम करने का, थर्सडे है। और हमें पता है यहाँ से कि हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, क्योंकि इन ऐसे क्वेश्चंस में ना हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज है, यहाँ ट्यूसडे मेंशन नहीं है, बट हमें पता है कि अगर मुझे इन डेज को कॉन्जिक्यूटिव बनाना है तो यहाँ पर ट्यूसडे को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि जो मेरी मिस सी है वो काम कर रही है कब, ट्यूसडे को। आफ्टर ट्रेडिंग, जब मिस सी और मिस्टर डी ने ट्रेड कर लिया, तब हमारा मिस सी कब काम करेगी, थर्सडे को। और हमारा जो ये मिस्टर डी है ये कब काम करेगा, ट्यूसडे को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर ऑल द स्विचिंग वाज डन हु वर्कड ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे को कौन काम करेगा। तो देखो कौन काम कर रहा है ट्यूसडे को, हमारा ट्यूसडे को हमारा काम कर रहा है मिस्टर डी। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। यस एवरीवन, मिस्टर डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट काफी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नहीं किए होंगे, तो इसलिए एक बार इनका सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था। आज जो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जा रहा है, आप लोगों का जोश कम क्यों हो गया है, मुझे बस एक रीजन दो कि इसलिए जोश कम हो गया है। ऐसे अगर आपका जोश कम रहेगा, हमारा भी जोश कम हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ही नहीं लेकर आ पाएंगे आपके लिए। यस, सो लाइक करो सबसे पहले तो वीडियो को, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये लिंक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी नीड्स टू अपॉइंट अ न्यू वाइस चांसलर विच विल बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को एक वाइस चांसलर चाहिए, और वो कैसे चूज कर रहे हैं, सीनियरिटी बेसिस पर, कि जो भी सीनियर होगा वो हमारा वाइस चांसलर बन जाएगा। तो अब सीनियर कौन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इन स्टेटमेंट से। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे मेन यही रहता है कि आपको जो भी स्टेटमेंट्स दिए होते हैं उनको लिखो, और एक सीक्वेंस आपको जो मिल जाएगी उससे आपका आंसर निकल जाएगा। यस एवरीवन, मिस्टर साउथ इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो अब हम यहाँ से अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहे हैं, मिस वेस्ट इज लेस सीनियर टू मिस्टर नॉर्थ। ठीक है, कि जो हमारी मिस वेस्ट है वो थोड़ी सी लेस सीनियर है मिस्टर नॉर्थ से। तो यहाँ पर अगर मेरा मिस्टर नॉर्थ आता है तो उसके नीचे आएगी मेरी कौन, मिस वेस्ट। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन को इन्होंने हिलाया है वो क्या चीज वर्ड देकर, ये बट देकर, कि ये बट दिया, तो जो अब हमें आगे का स्टेटमेंट बोला गया है वो इस मिस्टर नॉर्थ के बारे में बोला गया है या फिर इस मिस वेस्ट के बारे में बोला गया है, बताओ मुझे। यहाँ पर जब मैंने बट का कब क्या बताया था आपको, कि जब भी आपका बट वर्ड आएगा या फिर एंड वर्ड आएगा तो जो भी आगे का स्टेटमेंट होगा वो हमारा इसके लिए होगा। अगर हु आता तो जो हमारा लास्ट ये वाला नाम दिया गया था उसके लिए ये स्टेटमेंट होता, पर बट है तो जो ये आगे का स्टेटमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक, ये मिस वेस्ट के लिए है। तो आप पढ़ो इसको, क्या बनेगा ये, मिस वेस्ट इज मोर सीनियर टू मिस ईस्ट, कि जो हमारी मिस वेस्ट है वो लेस सीनियर है मिस्टर नॉर्थ से, बट सीनियर किसके है, मिस्टर ईस्ट से। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा,
ओके, यहां पर हमारी आ जाएगी कौन, मिस ईस्ट। अब आगे क्वेश्चन है, मिस्टर साउथ इज सीनियर टू मिस वेस्ट, कि जो हमारा साउथ है वो सीनियर है मिस वेस्ट के, बट अब हमें ये नहीं पता है कि वो हमारा मिस्टर नॉर्थ ये भी सीनियर है या फिर मिस्टर नॉर्थ से जूनियर है। तो उसके आगे वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बट जूनियर टू मिस्टर नॉर्थ, बट मिस्टर नॉर्थ से जूनियर है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा कौन, मिस्टर साउथ। अब क्वेश्चन में बोला है, इफ द सीनियर मोस्ट डिक्लाइंस द असाइनमेंट, हमने क्या बोला था, हम कैसे वाइस चांसलर चुनेंगे, यहाँ पर वाइस चांसलर हम चुन रहे थे यहाँ पर इस केस से कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में सीनियर होगा। अब सीनियर ने मना कर दिया कि मुझे बनना ही नहीं है वाइस चांसलर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही नहीं है, उसने ये मना कर दिया। तो अब हमारा कौन बचा, सीनियर। अब हमारा यहाँ से सीनियर बन गया है मिस्टर साउथ। तो नेक्स्ट वाइस चांसलर जो हमारा बनेगा यूनिवर्सिटी का, वो बनेगा मिस्टर साउथ। सो 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे कल वाले जो हमने कल के डिस्कस किए हैं। अब आते हैं हमारे न्यू क्वेश्चंस। अब यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगी और मुझे जल्दी से वो जोश दिखाओ कि यस आप में वो जोश है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलो जल्दी से सॉल्व करो, बताओ। देखो इजी क्वेश्चन है, बस अरेंज करना है और फिर यहाँ पर आपको केसेस देखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन जो होगा आपका सॉल्व, वो केसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ये आपका नवंबर 2020 में ही आया है। ओके, जैसे लाइफ साइंस की एक 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। हुआ किसी से सॉल्व? क्या बोला गया है यहाँ पर कि 7 पर्सन्स हैं, A B C D E F and G आर सिटिंग इन अ रो। वो एक रो में बैठे हैं। E and B आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो जब भी आपको कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपना केसेस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, E and B आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल बगल बगल में बैठे हैं। बट यहाँ पर ये कुछ मेंशन नहीं है कि ये E B इस तरीके से बैठे हैं और B इस तरीके से बैठे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा ये 2 केसेस निकले। देन सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं हम अपना। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G, कि जो F है वो D एंड G के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर भी हमारे 2 केस बनेंगे कि D और G का पोजीशन फिक्स नहीं है। तो यहां से भी ये 2 केसेस बन गए। देन आपका थर्ड केस यहां से अगर हमारा आएगा, क्या जो थर्ड स्टेटमेंट है, इफ C इज सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ F, कि अगर मेरा यहाँ पर F है तो C मेरा 4th प्लेस लेफ्ट में बैठा है F से। ठीक है, ये तीनों अब आपको केसेस मिले। इन तीनों केसेस से आपको बताना है कि कौन सा सेंटर में पॉसिबल नहीं है। तो अब आप बताओ, देखो अब तो मैंने सारा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तीनों स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे थे देख लिए, बस इनको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद देखो कि कौन सा यहाँ पर मेंबर है जो सेंटर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं आंसर देख पा रही हूँ, काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, बट काफी लोगों का G आंसर आ रहा है, D आंसर आ रहा है। ओके, G और D कैसे साथ में एक साथ पॉसिबल हो जाएगा भारती? G कैसे पॉसिबल है? G तो मैं अभी आपको काट के दिखा दूंगी बिल्कुल एकदम। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है कि सबके लिए कोई ना कोई कंडीशन है, बट इस A के लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है हमें।
इस ए के लिए हमें यहां पर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। यस वंदना सिंह, वेरी गुड, बिल्कुल अभी आंसर मुझे दिखना स्टार्ट हो रहा है काफी स्टूडेंट्स का। यस संग्राम, वेरी गुड। विशाखा, यस एवरीवन, वेरी गुड। जो भी एफ दे रहे हैं आंसर, वेरी गुड। चलो अब मैं बता देती हूँ क्या करना है आपको। आप देखो, हम अगर मैं ये केस ले रही हूं कि सी और एफ के बीच में मुझे 3 लोग डालने हैं। सबसे पहला हमें पता है कि जो ये एफ है इसके ये हमारा किसके बीच में है, डी और जी के बीच में है। तो यहां से अगर मैं ये 2 केसेस मेरे बनेंगे कि यहां पर इसको डी को यहां रख दूं और जी, या फिर हमारा जी एफ डी। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल हमारे पास 7 पर्सन है और जो भी बी और ई है वो दोनों हमेशा साथ में ही आएंगे, मतलब ये पेयर के रूप में ही आएंगे, अलग अलग बैठेंगे ही नहीं। जैसे होते हैं ना स्कूल्स में काफी गहरी दोस्ती है तो ये दोनों साथ में ही बाहर जाते हैं, साथ में आते हैं, तो ऐसे यहाँ पर बी ई है कि इनको साथ में ही बैठना है। तो अगर मैं बी ई को यहाँ दे देती हूँ तो फिर से मुझे यहाँ 2 प्लेसेस बच जाएंगे और हमारे पास कितने टोटल लोग हैं, 7 लोग हैं, तो फिर से यहाँ पर 1 प्लेस खाली रह जाएगा। तो मतलब या तो मेरा यहाँ से बी ई होगा या फिर मेरा यहाँ से ये ई बी होगा, इस तरीके का केस बनेगा। करेक्ट। अब देखो ये 6 लोग तो फिक्स हो गए, ये 6 लोगों से हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब आपका क्या बचा, यहाँ से आपके पास थे 7 लोग और एक ये ए वाला के लिए कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, बट हमें पता है इनके बीच में तो कहीं नहीं आएगा ए। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो ये ए है वो या तो यहां आएगा या फिर वो यहां आएगा। ठीक है, कोई भी केस ले लो यहां से। तो अगर मैं ये वाला केस लेती हूं तो जो लोग डी बोल रहे थे, अगर मैं ये वाला केस लेती हूं तो इस केस में बीच में कौन बन रहा है, बीच में मेरा इस केस में डी बन रहा है। तो डी तो हमारा सेंटर में पॉसिबल हो रहा है, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैन नॉट बी पॉसिबल, कि जो सेंटर में पॉसिबल ना हो। तो इस केस में मेरा अगर मैं ए को इस साइड ले लेती हूं क्योंकि ए की यहां पर पोजीशन फिक्स नहीं है। यस सी, यस बिल्कुल हो सकता है भारती नागपाल, बिल्कुल हो सकता है। वही मैं बोल रही हूँ ना भारती नागपाल की आपके ये 6 प्लेसेस के लिए तो फिक्स हो गए। अब आपको ए को इधर उधर करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने ए को इधर रख दिया, ठीक है, अभी जब मैंने ए को इधर रखा था इस केस में तो मेरा मिडल में कौन आ रहा था, मेरा मिडल में डी आ रहा था। बट जैसे ही मैंने इसको हटा दिया इधर से और इसको रख दिया अब इधर, अब मिडल में मेरा कौन आ गया है, अब मिडल में मेरा आ गया है ई। तो ई भी मेरा सेंटर में पॉसिबल है। ठीक है, ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है ना सभी को। और एक और केस यहां से देखो आप कि अगर मैं ए को यहां पर डाल देती हूं, जैसे हमें पता है कि ये जो जी और डी की पोजीशन है ये हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं है। तो यहां से अगर देखो आप ये वाला हम केस ले लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं। इस केस में अगर मेरा ए यहां पर है तो सेंटर में क्या होगा हमारा, ये बी होगा। तो बी भी हमारा सेंटर में हो पा रहा है, तो इसीलिए ये बी भी कट हो गया, डी भी कट हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से इस ए को हटा दो इधर से और इस ए को डाल दो अब इधर। अब आपका सेंटर में कौन हो रहा है, अब आपका सेंटर में आ गया यहां से ये जी, तो ये जी भी आपका सेंटर में पॉसिबल है। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया, तो इसीलिए 4th होगा। देखो 4 केस हमारे इसमें केसेस बनेंगे, काफी सारे केसेस बनेंगे कि एक बार ए को मैंने इधर ले लिया, एक बार ए को इधर ले लिया, फिर बी ई को चेंज करके आएंगे केसेस, डी जी को केसेस चेंज करके आएंगे। और हमें इतने सारे केसेस बनाने क्यों हैं, हमें तो सिर्फ ऑप्शन 4 दिए हुए हैं ना। तो अगर हमें 3 केस भी मिल गए और 3 केस से हमारे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं तो हम क्यों एक्स्ट्रा वर्क करें ना। हमें यहाँ पर काम क्या करना है, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके एक आंसर लाना है। ठीक है, तो मेरे इन केसेस को लेकर ही 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो हम और ऑप्शंस पे वर्क क्यों करें।
करेक्ट, क्योंकि आपको तो कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस एवरीवन, एफ ही आएगा हमारा। यस, EDGB कैन बी एट सेंटर ओनली। यस, क्लियर हो गया ना सभी को कि यहां से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा एफ, क्योंकि एफ यहां पर आप देख रहे हो, एफ हमारा यहां पर आ रहा है, इस पोजीशन पर आ रहा है, तो ये कभी भी सेंटर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले ऐसे लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद केसेस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आपका नवंबर 2020 का है। नवंबर 2020 में ये पेपर क्वेश्चन पेपर में आया था किसी शिफ्ट में, और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रही हूं ये भी आपका नवंबर 2020 का है। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? अभी भी आपको टफ लग रहा है क्या? ये संग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। और अब बस जल्दी से मुझे ये बताओ कि क्या अभी भी आपको टफ लग रहा है जनरल एप्टीट्यूड? ये क्वेश्चंस देखो, जो दो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन किया वो भी नवंबर 2020 का था, ये भी नवंबर 2020 का है आपका, और दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं। इसलिए कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो तो फॉर श्योर आप वहां से जनरल एप्टीट्यूड के 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करो। जो मेथड मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया, सेम मेथड लगाना है। स्टेटमेंट को रीड करो, यहां से केसेस बनाओ और केसेस को डिस्कार्ड, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करो। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ बच्चे गायब हो जाते हैं क्या, और ऐप चलाने लग जाते हो कि मैम क्वेश्चन का आंसर, जब भी क्वेश्चन का आंसर हमारे उसमें दिखेगा कमेंट में, बस हम वही लिख देंगे, सॉल्व तो करना नहीं है। सॉल्व करो। देखो यहाँ जितना टाइम आप दे पा रहे हो ना, दो, क्योंकि उसके बाद नहीं बोल रही हूँ मैं कि जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व करो आप। ठीक है, वेरी गुड। काफी लोगों ने, किरणजोत, सौरभ, सुधा, निधि, यस सुनीता, वेरी गुड। देखो अगर आपने जेन्युइनली सॉल्व किया है और आपका आंसर फर्स्ट आया है तो सच में वेरी गुड। यस एवरीवन, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 पर्सन्स हैं A, B, C, D and E form a queue. C and E are next to each other. यहां से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है कि जो C, E है वो हमारे साथ में होंगे हमेशा, तो या तो C, E होगा या फिर E, C होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा A has one person ahead of him, कि A के आगे सिर्फ हमारा एक इंसान है, ये हमें सेकंड दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है इसी के साथ में, एंड हैज एटलीस्ट 1 पर्सन सेपरेटिंग हिम फ्रॉम बी, कि बी से सेपरेट, ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक इंसान होना चाहिए। एक इंसान हो या एक से ज्यादा इंसान हो, तो यहां पर मेरे केसेस 2 बनेंगे, क्योंकि 5 ही लोग हैं, तो एक केस तो या तो ये बनेगा या फिर हमारा ये बनेगा, क्योंकि इन्होंने बोला ना एटलीस्ट एक इंसान होना चाहिए ए और बी को सेपरेट करने वाला। बट हमें यहां से पता है कि हमारे पास टोटल 5 लोग हैं, तो ये दोनों केसेस ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा।
अब हमारी यहाँ से ए और बी की पोजीशन फिक्स हो गई है। सीई के बारे में आपको क्या पता है? सीई के बारे में हमें पता है कि ये दोनों पूरे एक साथ ही जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो अगर मैं सीई को यहाँ भेज देती हूँ तो हमारे पास फिर से ये दो पोजीशन खाली बचेंगी, जिसमें से हमारे पास सिर्फ एक इंसान है भेजने के लिए और एक इंसान वैकेंट रह जाएगा, एक सीट हमारी वैकेंट रह जाएगी। तो इसलिए हम इस केस को कट कर देंगे। हम अपना कौन सा केस लेंगे? ये वाला, क्योंकि सीई हमारा साथ में आते हैं। तो सीई को मैं ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब आपका कौन सा फिफ्थ इंसान बचा? फिफ्थ इंसान आपका यहाँ पर डी बच गया। ठीक है, तो हमारा यहां से बना ये केस। उसके अलावा हमारी एक और यहां पर केस बन सकता है, क्योंकि सीई की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो यहां से हमारा ये भी बनेगा। ये दोनों हमारे यहां से पोजीशन निकल के आई, एक ये और एक ये। अब देख लो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए एंड डी आर नेक्स्ट टू ईच अदर। यस, दोनों केसेस में जो हमारा ए एंड डी है वो साथ में आ रहे हैं। तो यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड बोल रहे हैं ए एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर मैं ये वाला केस लेती हूं तो ए और ई साथ आ रहे हैं, बट अगर मैं ये वाला केस लेती हूं तो यहाँ पर ए एंड सी साथ में आ रहे हैं। और कोई भी हमारा ऑप्शन सर्टेनली ट्रू बोला पूछा गया है कि हम कोई भी केस ले ले और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर हमारा ये ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में पॉसिबल हो रहा है ए और ई का साथ में आना, बट इस केस में नहीं हो रहा है। थर्ड क्या है? डी एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो डी और ई तो कहीं से कहीं तक नहीं है हमारे। फोर्थ है बी एंड सी आर नेक्स्ट टू ईच अदर। इस केस में है बट इस केस में नहीं है। और हमें पता है कि कोई भी आपको ऑप्शन दिया गया है वो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिर्फ हमारा ये केस है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए एंड डी आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? अरेंजमेंट आप क्या बोल रहे हो कि देखो, अहेड का मतलब क्या होगा कि ए के आगे हमारा एक इंसान है। आपने यहां पर क्या कर दिया है? ओके, ठीक है, तो आप एक बार केसेस देखो। केसेस में जो भी हमारे सेटिस्फाई करेंगे वो सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन होगा और कोई ऑप्शन हमारा यहां से नहीं होगा। ठीक है, देखो केसेस हमारे यहां से दो वाला, एक ये वाला भी बन सकता था कि बीच में हमारा सिर्फ एक इंसान हो ए और बी के बीच में, बट अगर मैं ये ले लेती हूं तो मेरा सीई साथ में नहीं आ पाएगा, है ना? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन भी हमारा नवंबर 2020 का है। अब आप देखो कि अगर आपने इससे पहले जो हमने अकबर एंटनी वाला क्वेश्चन किया था और इसमें क्या डिफरेंस है, बस मुझे बता दो। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो नवंबर 2020 के पेपर में जो ये क्वेश्चन आया था ये भी आप इजीली सॉल्व कर देते। बताओ अब इस क्वेश्चन के बारे में। कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कि आपको जब भी 2 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स दे दिए जाए तो उस क्वेश्चन को बाय टेबल सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को भी बाय टेबल सॉल्व करो। सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चलूंगी बिल्कुल कि ये आप सही आंसर दो।
इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने नहीं बोला कि आप सही आंसर दो, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में आप इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते थे। इस क्वेश्चन के लिए पूरा एकदम से बाढ़ आ जानी चाहिए ऑप्शन की हमारे कमेंट सेक्शन में, और वो भी सही ऑप्शन की। ओके, स्टार्ट हुआ है, चलो आगे और स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर होगा। यस, यस, और स्टूडेंट्स बताइए। कम स्टूडेंट्स आंसर देंगे तो कैसे चलेगा? सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करिए। देखो, गलत बता रहे हो तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट एटलीस्ट सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 लोग हैं हमारे पास, अनवरा, भारती, कोलिन एंड तरुण, कम्यूट बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेमली साइकिल, ऑटो रिक्शा, बस एंड ट्रेन। ठीक है, अब इन्होंने यहां से स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट कर दिए और बोल रहे हैं द इनिशियल्स ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द नेम ऑफ द पर्सन मैच इन एग्जैक्टली 2 केसेस। कि जो हमारे इनिशियल्स है नाम के और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के इनिशियल है वो सिर्फ हमारे 2 केस में मिल सकते हैं, उसके अलावा हमारे नहीं मिल सकते। देन बोल रहे हैं इफ तरुण ट्रेवल्स बाय ट्रेन, तो हम इस क्वेश्चन को बाय सॉल्व करते हैं टेबल से। तो ये हमारी है अनवरा, देन हमारी भारती, एंड यहां पर हमारा लास्ट में तरुण। और हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे साइकिल, ऑटो, बस एंड ट्रेन। अब यहां पर क्या दे दिया गया है, यहां पर बोला गया है कि जो ये तरुण है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। डायरेक्टली तरुण का बता दिया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कि वो किससे ट्रैवल कर रहा है। तो तरुण हमारा यहां पर है, ट्रेन हमारी यहां पर है, तो हमने इसके नीचे लगा दिया अपना टिक कि तरुण हमारा ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। तो अगर तरुण ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो अनवरा नहीं करेगी ट्रेन से ट्रैवल, भारती भी नहीं करेगी और हमारी कोलिन भी नहीं करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि जो कोलिन है वो हमारी राइड्स नीदर एन ऑटो रिक्शा नॉर एंड बस, कि जो कोलिन है वो ना तो हमारी ऑटो रिक्शा ले रही है ना ही हमारी बस ले रही है। तो कोलिन के ऑटो रिक्शा के सामने कट लगा दो एंड देन बस के आगे भी कट लगा दो। तो अब कोलिन के आप देख सकते हो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हैं वो सिर्फ हमारी यहाँ से क्या रह गई है, साइकिल रह गई है। तो कोलिन हमारी साइकिल से जाएगी। अब बचा हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन था कि जो हमारे इनिशियल्स है नाम के और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स मैच कर सकते हैं। तो यहां से देखो आप कि हमारा तरुण का टी एंड ट्रेन का टी मैच कर गया, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद कोलिन का सी और साइकिल का सी। तो जो वो 2 केसेस बोल रहे थे ना कि जहां पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इनिशियल और नाम का इनिशियल सेम होना चाहिए, वो हमारा यहां पर वो दोनों केसेस मिल गए हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा बचा क्या, अब आपका बच गया है अनवरा और भारती के लिए। ठीक है, अनवरा और भारती के लिए, और हमारे यहां से साइकिल से भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, तो ऑटो और बस बचा है। अब यहां से अनवरा का इनिशियल ए है और ऑटो का इनिशियल भी ए है और हमें इनिशियल्स मैच नहीं करने हैं, तो यहां से इसका लग गया कट। ठीक है, कि अनवरा हमारी ऑटो से नहीं जाएगी, तो 3 कट हो गए इस रो में, तो हमारा बस से जाएगी। अब भारती जो है, भारती के लिए सिर्फ हमारा एक चॉइस बची है, दैट इज ऑटो। तो हमारी भारती किससे जाएगी, ऑटो से जाएगी। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो टेबल बनाओ, कट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारी अनवरा है वो बस से जा रही है, भारती ऑटो से जा रही है, कोलिन हमारी साइकिल से जा रही है, तरुण हमारा ट्रेन से जा रहा है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में बोल रहे हैं अनवरा राइड्स एन ऑटो रिक्शा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अनवरा हमारी किससे जा रही है, बस से। सेकेंड विल बी योर आंसर कि अनवरा हमारी बस से जा रही है।
यस कोई नहीं, देखो ऑप्शंस आपको जब भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो ना तो क्वेश्चन को 1 या 2 बार रीड करो, ठीक है। जो ये इनिशियल्स वाला क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये कल आपने पढ़ा होगा वो वाला हमने क्वेश्चन किया था मिस वाइट और मिस ब्लैक और मिस ब्राउन वाला, कि उनकी ड्रेसेस हमारी उनके नाम से नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे इंग्लिश का थोड़ा सा अपने माइंड बनाओ रीड करने का क्वेश्चन को, कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाया जा रहा है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, दैट इज मेन। ओके समझ में आ रहा है संग्राम? ओके भारती, वो आपके नाम से मैच नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। सभी को आंसर आ गया है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये भी हमारा नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, मतलब नवंबर 2020 में मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक ही पेपर के क्वेश्चन है, ये काफी ये शायद हमारा मैथमेटिकल साइंस का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल साइंस में आया था ये क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में। तो जो भी मैथ्स का स्टूडेंट है वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो लाइफ साइंस के थे, लाइफ साइंस में भी हमारे शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, तो उनमें से किसी का क्वेश्चन था ये। राजू देखो अभी टाइम लग रहा है ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर भी टाइम लग रहा था, बट आगे आगे बढ़ते हुए आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। टाइम लग रहा है थोड़ा बट ट्राई कर रहे हो ना, तो वो ट्राई करते रहो, एग्जाम तब आपका इतना माइंडसेट हो जाएगा कि क्वेश्चंस रीड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो स्किप दैट क्वेश्चन, ओके। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। यहां पर हमारा क्या होगा एवरीवन? जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रहते हैं CSIR नेट के वो जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो ये लेक्चर्स देखने के बाद एटलीस्ट आपको वो मोटिवेशन मिलेगा कि आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चंस हमारे इजी आते हैं, ओके। जैसे ये क्वेश्चन है, ये नवंबर 2020 में आया था और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हमने ABCD वाला किया था ना कि ABCD कमिटेड अ क्राइम, और उसके बाद उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से हमें बताना था कि कौन झूठ बोल रहा है। तो सेम यहाँ पर है, बस ये लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, अप्रोच सेम रहती है हमेशा क्वेश्चन की। ओके यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है आंसर्स में, कोई नहीं आप आंसर दो सभी। क्या क्वेश्चन है? वन ऑफ 4 सस्पेक्ट्स A, B, C and D हैज कमिटेड अ क्राइम। इन चारों लोगों में से किसी एक ने हमारा क्राइम किया है। A and D आर ऑलवेज ट्रूथफुल। A और D जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या बोला गया है? फर्स्ट की जो A and D है आर ऑलवेज ट्रूथफुल। नेक्स्ट बोल रहे हैं B and C आर ऑलवेज अनट्रूथफुल। अनट्रूथफुल का मतलब क्या है? अनट्रूथफुल का मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि इनको कुछ भी स्टेटमेंट बोलेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज मैं क्लास में नहीं पढ़ा रही हूँ और मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, तो मैं इसका क्या मतलब निकालूंगी कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा झूठी बोलती है, तो इसका ये स्टेटमेंट भी झूठा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड है B and C आर ऑलवेज अनट्रूथफुल। अब बोलो, यहां से बोला गया है C and D आर आइडेंटिकल ट्विंस एंड द इंटरोगेटर डज नॉट नो हु इज हु। यहां पर कि जो C and D है वो ट्विंस हैं और वो सेम शक्ल के हैं, तो समझ में नहीं पा रहे हैं, जो इंस्पेक्टर है वो समझ नहीं पा रहा है कि C और D कौन है,
ठीक है। बट हमारा सी और डी में क्या डिफरेंस है, हमेशा होता है ना कि अगर आप लोग दो भाई बहन हो तो एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, तो सेम सी एंड डी के साथ है कि जो मेरा सी है वो हमेशा झूठ बोलता है और जो हमारा डी है वो हमेशा सच बोलता है। तो हम इस कंडीशन से पता लगाएंगे कि कौन सी है और कौन डी है। करेक्ट एवरीवन। चलो अब हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं। ए बोल रहा है, ए सेज डी इज इनोसेंट। ए क्या है, ए हमेशा क्या स्टेटमेंट देता है, सच बोलता है। ए हमेशा हमारा सच बोलता है। तो अगर ए बोल रहा है कि डी इज इनोसेंट, सो डी इज इनोसेंट, डी ने ये काम नहीं किया है। तो हमारा क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कि कौन सा हमारा फॉल्स है। तो डी इज इनोसेंट ये वाला तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये कभी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सेकंड है हमारा बी सेज ए इज गिल्टी। बी बोल रहा है, जो हमारा ये है, बी सेज बी सेज कि ए इज गिल्टी, और हमें पता है कि बी हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है। तो मतलब यहां से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट निकला, इसके स्टेटमेंट से हमें पता चला कि ए इज इनोसेंट। झूठ बोलने का मतलब क्या होता है कि वो जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है हमें उसको ऑपोजिट सोचना है। हमें पता है यहां से कि जो बी है वो हमेशा अनट्रूथफुल होता है। ठीक है, क्या होता है, अनट्रूथफुल होता है। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि जो बी सेज बोल रहा है ए इज इनोसेंट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया कि ए भी मेरा इनोसेंट है। ठीक है, ए भी इनोसेंट है। अब पता चल लगाना है, अमंग सी एंड डी वन सेज ए इज इनोसेंट एंड अदर सेज बी इज गिल्टी। सी और डी हमें नहीं पता कि कौन कौन है। एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए इज इनोसेंट और एक बोल रहा है बी इज गिल्टी। अब हमें पता है इस स्टेटमेंट से, क्योंकि बी ने क्या बोला था, ए इज गिल्टी, और बी हमेशा झूठ बोलता है, तो उससे हमें पता चला था कि ए भी इनोसेंट है। अब जो भी ए इज इनोसेंट बोल रहा है मतलब वो सच्चा इंसान है, क्योंकि सच में ए इनोसेंट है। और सी और डी में से सच कौन बोलता है, सी और डी में से सच हमारा डी बोलता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसने बोला होगा, डी ने बोला होगा। डी सेज ए इज इनोसेंट, तो यहां पर यही बोला गया था, डी सेड ए इज इनोसेंट, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी कभी ट्रू फॉल्स नहीं हो पाएगा। अब जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ये कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है। सी सेज बी इज गिल्टी। ठीक है, अब जो हमारा सी है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा झूठ बोलता है। हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है। तो अगर हमारा सी बोल रहा है, सी का स्टेटमेंट यहां से आ रहा है कि बी इज गिल्टी, तो हम यहां से क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, हम यहां से कॉन्क्लूजन निकालते हैं कि बी इज इनोसेंट। तो जिन भी लोगों ने मुझे थर्ड आंसर दिया था उनका ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फॉल्स पूछा गया है। तो इन सारे स्टेटमेंट से मुझे ये 3 करेक्ट मिल गए, तो डेफिनेटली 4 इज करेक्ट आंसर। सी इज इनोसेंट ये नहीं है, सी इज गिल्टी, सी ने ही ये काम किया है। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को क्या किया है ये, यस 4th करेक्ट होगा। संग्राम आपको क्या हुआ, समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ना ये जो सच झूठ वाले क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो ये क्वेश्चन की थोड़ा आप प्रैक्टिस करो। सच बोलने का मतलब है कि उसने कुछ भी स्टेटमेंट बोला वो सच ही होगा। झूठ बोलने का मतलब क्या है, जैसे मैं हूं, अगर मैं बोल रही हूं, मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, ये कंसिडर करके चलो कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, और मैंने ये बोला कि जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही टफ है, ठीक है, और मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, तो यहां से क्या हम स्टेटमेंट निकालेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा
क्वेश्चन में होगा कि अगर कोई सच बोलने वाला इंसान बोल रहा है कि ए इज इनोसेंट तो ए इज इनोसेंट, बट अगर कोई झूठ बोलने वाला इंसान बोल रहा है कि ए इज इनोसेंट तो उसका इंप्लाई क्या होगा, ए इज गिल्टी, ए इज नॉट इनोसेंट। क्लियर हुआ सभी को? यस, लास्ट स्टेटमेंट की वजह से ट्रिकी क्वेश्चन था ये। यस, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा क्वेश्चन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके नरेंद्र नेहरा, थैंक यू। यस फॉल्स, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ओके ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए एंड डी आर ऑलवेज ट्रूथफुल, कि जो ए और डी है वो हमेशा हमारे सच बोलते हैं आप लोगों की तरह, एंड बी एंड सी हमेशा झूठ बोलते हैं मेरी तरह। ऐसे वाला समझ के चलो क्वेश्चन को। देन हमें बोला गया है सी एंड डी आइडेंटिकल ट्विंस है और इंटरोगेटर को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन यहाँ पर कौन है। डी बोल रहा है कि यहाँ पर ए बोल रहा है यहाँ पर कि डी इज इनोसेंट, और हमें पता है ए हमेशा सच बोलता है, तो जो भी उसका स्टेटमेंट होगा वो सच ही होगा। सो दिस इंप्लाइज डी इज इनोसेंट। तो कभी भी हमारा डी इज इनोसेंट करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पूछा गया है। B says A is guilty और B is always untruthful, B हमेशा झूठ बोलता है, तो उसका स्टेटमेंट भी कैसा होगा, झूठा होगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि A is innocent, तो यहाँ से A is innocent मेरा एक स्टेटमेंट निकल के आया। C and D, one says A is innocent and other says B is guilty। दो लोग हैं, अपना स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एक बोल रहा है A is innocent और एक बोल रहा है B is guilty। बी के बारे में हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि ए सच में इनोसेंट है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चला था। अब सी एंड डी में से सच कौन बोलता है, सच बोलता है हमारा डी, ठीक है। तो डी ने हमारा ये वाला स्टेटमेंट बोला होगा और सी ने हमारा ये वाला बोला होगा, ठीक है। सी हमेशा झूठ बोलता है, तो उसका स्टेटमेंट जो बी इज गिल्टी है उसका ऑपोजिट निकलेगा क्या, बी इज इनोसेंट। तो हमारा फर्स्ट भी सही होगा, थर्ड भी सही होगा, फोर्थ भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फॉल्स ऑप्शन, तो इसीलिए हमारा यहां से सी इज इनोसेंट फॉल्स होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? संग्राम आपको समझ में आ गया है? हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन इजी है, जल्दी से इसको आप बता सकते हो। जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो मैथमेटिकल साइंस के जनरल एप्टीट्यूड में आया था। तो भारती, वंदना, जो भी हमारे यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आई होप उन्होंने थोड़ा तो माइंड यहाँ पर लगाया होगा, ठीक है। थोड़ा आंसर होता है कभी कभी जब हम थोड़ा भी पढ़ के नहीं जाते जनरल एप्टीट्यूड, बट अब भी अगर आप थोड़ा भी जनरल एप्टीट्यूड पढ़ के जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाओगे, तो भी आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, डेफिनेटली सॉल्व होंगे। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ऑप्शंस को लेकर चलो और आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी से सॉल्व हुआ आंसर क्वेश्चन? अर्चना पाटिल 3, वेरी गुड। क्या है क्वेश्चन?
स्टेटमेंट ए बोल रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट बी बोल रहा है द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी नीचे वाला स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है, और प्रीसीडिंग का मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू। नहीं ना, कैसे ट्रू हो जाएंगे हमारे? कि अगर देखो स्टेटमेंट ए ये है मेरा, स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बी हमारा यहां से बोल रहा है कि जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट है, मतलब ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है ना, ये हमारे आपस में ही कभी नहीं होंगे। ये बोल रहा है कि जो ये वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये वाला बोल रहा है कि जो ये ऊपर वाला है ये हमारा फॉल्स है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में, तो ये हमारा कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इसी से हमारे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहे हैं अपने आप। ए बोल रहा है कि नीचे वाला सही है, नीचे वाला बोल रहा है ऊपर वाला गलत है, ठीक है। तो एक ही टाइम पर हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, तो इसलिए कभी भी हमारा फर्स्ट तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कि स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट। सेकेंड है हमारा स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी। एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट हमारे बीच में आ जाते हैं तो क्या हमारा ये ट्रू होगा? यहां से ले लो, एक स्टेटमेंट मैंने सी बोल दिया कि सी हमारा इन दोनों के बीच में एक कोई भी स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि जो ये वाला हमारा स्टेटमेंट सी है दैट इज ट्रू, और स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि स्टेटमेंट सी इज ट्रू, स्टेटमेंट सी इज फॉल्स। तो एक ही टाइम पर स्टेटमेंट सी आपका ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है, विच इज इन लॉजिकली इनकरेक्ट, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब जब आप ये वाला लोगे ना तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अगर आपके इस दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट होते हैं तब आपकी ये कंडीशन बिल्कुल सही होगी। समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पर सी और डी स्टेटमेंट डाल देती हूं, सी डाल देती हूं इन दोनों के बीच में एक 2 स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट डाल देती हूं और डी, तो यहां पर जो स्टेटमेंट ए है वो इस सी स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहा है और जो प्रीसीडिंग है वो हमारा डी स्टेटमेंट को फॉल्स बोल रहा है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टेटमेंट्स ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू इंडिपेंडेंटली, कि वो कभी भी हमारे ट्रू नहीं होंगे इंडिपेंडेंटली, तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर ए और बी के बीच में मैं 2 स्टेटमेंट दे देती हूं तब भी मेरा यहाँ पर लॉजिकली करेक्ट होगा। फर्स्ट में भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट में हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है अपने स्टेटमेंट को। सेकंड में अगर मैं एक स्टेटमेंट बीच में डाल भी देती हूं तो वो एक ही टाइम पर ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में है कि अगर मैं ए और बी के बीच में 2 स्टेटमेंट्स डाल देती हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्लियर एवरीवन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का? यस, थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं यहाँ पर सिर्फ और स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब करने, तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, आप डिस्टर्ब मत होना, आप आराम से पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, माई फ्रेंड राजू हैज मोर देन 1000 बुक्स सेड श्याम। Oh no, he has less than 1000 books, said Sham. Well, Raju certainly has at least one book, said Geeta. If only one of these statements is true, how many books does Raju have? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो जल्दी से, मुझे बताओ क्या आंसर होगा।
बताइए क्या आंसर होगा? देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि माई फ्रेंड राजू हैज मोर देन 1000 बुक, ये हमारा राम स्टेटमेंट बोल रहा है। श्याम क्या बोल रहा है कि उसके पास लेस देन 1000 बुक्स हैं, और हमारी गीता क्या बोल रही है कि राजू के पास हैज एटलीस्ट 1 बुक, कि एक या एक से ज्यादा बुक है। ओके तो काफी आंसर में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। अब बोल रहे हैं कि अगर इन तीनों स्टेटमेंट में से हमारे जो ये 3 स्टेटमेंट हुए हैं राम, श्याम और गीता के, उनमें से हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो बताओ राजू के पास कितनी बुक होंगी? देखो अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स डज राजू हैव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर कर लूं कि राजू के पास हमारी एक बुक है, ऑप्शन को लेके चलते हैं ना, कि राजू के पास हमारी एक बुक है। अगर राजू के पास हमारी एक बुक है तो इन तीनों स्टेटमेंट में से मेरा सिर्फ एक ट्रू होना चाहिए और सब फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट बोल रहा है माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन 1000 बुक, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट व्हेन राजू हैज 1 बुक ओनली, ठीक है। अब सेकंड है ओ नो ही हैज लेस देन 1000 बुक सेड श्याम, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि लेस देन 1000 में हमारी 1 बुक भी तो आएगी ना। अब आती है थर्ड बात, वेल राजू सर्टेनली हैज एटलीस्ट 1 बुक, एटलीस्ट का मतलब एक या एक से ज्यादा बुक हो है राजू के पास, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो अब आपके पास क्या हो गए, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और क्वेश्चन में बोला गया था कि सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, बट अगर राजू के पास एक बुक होती है तो यहाँ पर मेरे 2 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। ओके क्या हो रहे हैं, 2 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, तो राजू के पास एक बुक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राजू के पास हमारी एक बुक पॉसिबल नहीं है। अगर राजू के पास मैं क्या दिखाऊं अब कि आपकी 999 बुक्स हैं, ठीक है 999 बुक्स है राजू के पास। अब हमारा अगर इसके पास इतनी बुक्स हैं, मतलब मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि कौन से ऑप्शन को लेकर मेरा यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से सिर्फ एक ट्रू हो। फर्स्ट बोल रहा है कि माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन 1000 बुक्स, तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आएगा यहाँ से, अगर राजू के पास सिर्फ 999 बुक्स हैं। इसके बाद ये क्या बोलता है, ओ नो ही हैज लेस देन 1000 बुक्स, यस 999 इज लेस देन 1000, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें बोला गया है राजू सर्टेनली हैज एटलीस्ट 1 बुक, यस 999 हमारी एक से ज्यादा ही है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो अगेन क्या आ गया आपका, इन 3 स्टेटमेंट्स में से 2 करेक्ट आ गए, बट आने कितने सही चाहिए, सही सिर्फ एक आना चाहिए, तो ये बुक भी हमारी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर कि अगर मैं राजू के पास 1000 बुक्स ले लेती हूं, कि राजू के पास मेरी 1000 बुक्स हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मुझे बताओ जल्दी से कि कितने स्टेटमेंट मेरे करेक्ट आएंगे। बताइए कि अगर मैं राजू के पास 1000 बुक्स ले लेती हूं तो मेरे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट आएंगे। बताइए, देखो क्या है यहाँ पर कि अगर राजू के पास मेरी 1000 बुक्स हैं, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन 1000 बुक, बट हमारे पास एग्जैक्टली 1000 है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बोला गया है ओ नो ही हैज लेस देन 1000 बुक सेड श्याम, बट उसके पास एग्जैक्टली 1000 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स हो जाएगा।
और ये बोला गया है कि राजू के पास एक या एक से ज्यादा बुक है, तो उसके पास 1000 है, तो यहां से ये ट्रू आ गया। तो मतलब हमें यही तो चाहिए था कि तीनों स्टेटमेंट में से ऐसी नंबर ऑफ बुक्स मेरी क्या होंगी कि मेरा सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट आए। ओके, तो हमारी जो राजू के पास बुक होनी चाहिए वो 1000 होंगी, तभी हमारे इन तीनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। यस, वन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। यस एवरीवन, यस, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट्स ने थर्ड आंसर दिया था और फोर्थ आंसर दिया था उनको क्लियर हो गया है कि क्यों हमारा थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्योंकि आपने ये जो कंडीशन थी ना, आप क्या करते हो, क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हो। आधा अधूरा पढ़ोगे, हमेशा पता है कि जो भी हमारी थोड़ी सी नॉलेज होती है वो हमेशा डेंजरस होती है, तो यहां पर भी पूरा क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आंसर तक पहुंचो। ये स्टेटमेंट आपने छोड़ा होगा डेफिनेटली, तभी आपका आंसर रॉन्ग आ रहा था, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ओके एवरीवन, क्लियर हो गया है सभी को? यस, गीताज स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली। ओके, चलो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में भी आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन नेट में भी आया था एक ईयर में, और ये अभी नवंबर 2020 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन कितना इजी है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, अपने घर में देखो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, इन अ ग्रुप ऑफ सिबलिंग्स देयर आर 7 सिस्टर्स, ईच सिस्टर हैज 1 ब्रदर, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर। अब यहाँ पर सोचो कि आपके घर में जो टोटल सिबलिंग हैं वो कितने हैं। अगर आपके घर पर 7 बहनें हैं और उन 7 बहनों का एक भाई है, तो टोटल सिबलिंग कितने होंगे। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो यहाँ पर करोगे कि हर एक सिस्टर का एक भाई हुआ, तो यहाँ पर 7 + 7 कितना, 14 आंसर आ जाएगा। नहीं ना, क्योंकि ये सब बहनें हैं और उनका एक भाई है। हर बहन का वो भाई तो होगा ही ना। तो जो टोटल लोग होंगे यहाँ पर क्या होंगे, वो 7 सिस्टर्स + 1 ब्रदर, ना कि यहां पर आपको 7 नहीं लिखना है, 1 ब्रदर आएगा, ठीक है। तो जो टोटल सिबलिंग्स होंगे इस क्वेश्चन में वो कितने हो जाएंगे, 8 होंगे। तो देखो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड इज नॉट ऑल अबाउट मैथ्स, जिससे आपको डर लगता है, नो। यहाँ पर आपके लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे आप अपना माइंड का यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस, जो हमारा ब्रदर है वो कॉमन है ऑल सिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। संग्राम देखो इस टाइप के नहीं मैं बोल रही हूँ कि इसी टाइप के आपके 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया, आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, वेन डायग्राम, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 6-7 इजी मिलेंगे। ऐसा नहीं है इसी टाइप के हमेशा हर एक क्वेश्चन आएगा, बट 6-7 इजी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके सुधा, बिल्कुल। वैसे कैलेंडर प्रॉब्लम जो होते हैं बहुत कम आते हैं एग्जाम में, CSIR नेट में तो बहुत ही कम आते हैं, तो अगर आप थोड़ा बेसिक नॉलेज भी रखोगे कैलेंडर प्रॉब्लम के लिए तो वो भी सही है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का और फिर हम क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि हमने ये ट्रूथ फॉल्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, या फिर इसको होमवर्क रखते हैं
इसको आप लोग घर पर ट्राई करना और कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कल हम सबसे पहले आके यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रू और फॉल्स का मतलब तो मैंने समझा ही दिया ना कि ट्रूथ और फॉल्स का क्या मीनिंग है, कि अगर आप फॉल्स बोल रहे हो मतलब झूठ बोलते हो, तो उस दिन आप कोई भी स्टेटमेंट बोलो, हमें उसका ऑपोजिट लेना है, बस ये ध्यान में रखो। और अगर सच बोलते हो तो आप कोई भी स्टेटमेंट बोलोगे वो सच ही होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं। यस विष्णु गुप्ता, हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर हमारी वेबसाइट से भी। ठीक है, और उसमें आपको सारे टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगी, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। तो वो बुक एक इसी तरीके से फ्रेम की गई है कि जैसे आपको थोड़ा भी डर ना लगे, और जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी इसी तरीके से बनाए हैं कि मैथ्स और फॉर्मूलाज का यूज हम कम करें। ओके, यस आरती, आप हम IFS एप्टीट्यूड पर भी देख सकते हो, वहां पर भी हमारी वीडियोस एप्टीट्यूड की अवेलेबल है। अनन्या पॉल, हमारी क्लास कल ही होगी सेम टाइमिंग पर 11 बजे। कल हम अपने इसी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड यस, मेन बात, हमारा सैटरडे को होने वाली है मेंटी क्विज, और जो भी मेंटी क्विज का विनर रहेगा वो जीतेगा हमारा कोर्स, जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स। फर्स्ट विनर को हमारा कोर्स दिया जाएगा, सेकंड विनर को हमारी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और थर्ड विनर को हमारी बुक दी जाएगी। तो ये तीनों चीजें अगर किसी को जीतनी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनो और हमारा IFS की बुक, टेस्ट सीरीज और कोर्स जीत सकते हो। ओके, ये संग्राम, ये हमारी सीरीज अभी तो कंटिन्यू रहेगी। ओके, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। एंड हैप्पी ईद टू ऑल स्टूडेंट्स। यस भारती नागपाल। ओके एवरीवन, चलो मैंने और भी क्वेश्चंस डाले हुए थे पर ठीक है, हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ एक बार कि जो भी हमारा फर्स्ट विनर रहेगा उसको ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, सेकंड को टेस्ट सीरीज, एंड थर्ड को हमारा एप्टीट्यूड की बुक। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेंटी क्विज में विनर बनो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ही रहेंगे, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। और क्वेश्चंस का लेवल जो हमारा CSR नेट का रहता है वही रहेगा। ठीक है एवरीवन, चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर, सेम चैनल पर, ओके, विद सेम टॉपिक। ओके, सो हैप्पी लर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, चलो।